सीनियर पत्रकार बलवंत तक्षक है, जिन्हां दा हरियाणे हिमाचल की राजनीति के उपर तगड़ी पकड़ रही है। तो उन्होंने गल करांगे कि दो मोटे तौर पर वड्डे कंबीनेशन ने, एक पासे कांग्रेस है ਜਾਂ इंडिया अलायंस कह सकते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 सीटां ते कांग्रेस लड़ रही, एक दे उपर आम आदमी पार्टी, तो दूसरे पासे बीजेपी है, बीजेपी 10 सीटां ते लड़ रही है। तो दोनों धिरां दावे कर रही हैं भी इस बारी सानू 10-10 सीटां आउणगियां। दावे वड्डे ने, हकीकत तक्षक जी जो जानते हैं, हकीकत हरियाणा की है। तक्षक जी हमारे स्रोतों को बताएं कि हरियाणा में हो क्या रहा है, किधर किस तरफ की चाल चल रही है, हवा का रुख कैसे है? देखिए जम्मू साहब, एक बात तो आपने क्लियर कर दी है कि मुख्य मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। न्यू मैदान में जननायक जनता पार्टी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही सीटों पर 10 राज्य की 10 सीटों पर भाजपा जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस का भी ये कहना है कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। होगा क्या, मतदाता सबकी सुन रहे हैं और आखिरी दिन 25 मई को वो अपने मन की करेंगे। लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए ज्यादा दिखता है जम्मू साहब कि 2014 और 2019 जैसी हवा इस बार भाजपा की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बताते हैं कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी एक बार फिर चेंज की है और उनका सारा फोकस लोगों के बीच में अब ये बताने का है कि उन्होंने नौकरियां बड़ी ईमानदारी से दी हैं, जबकि पिछली सरकार में नौकरियां बेची जाती थी। कांग्रेस का आरोप ये है कि पिछले 10 साल में बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिली और बेरोजगारों की हरियाणा में बारात निकाली जा रही है। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि अधरंगे होके जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे वो नेशनल हाईवे पे चल रहे थे और मौजूदा सरकार को कोस रहे थे कि परीक्षाएं ली जाती है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जाता, परीक्षाएं होती हैं लेकिन मामले अदालतों में फंस जाते हैं। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो ईमानदारी से नौकरियां देने की बात की है, उनके मुकाबले कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा में बेरोजगारी के परसेंटेज पूरे भारत में सबसे ज्यादा है और बेरोजगारों को मौजूदा सरकार तंग कर रही है। दूसरी तरफ किसानों के लिए सरकार ने एक पोर्टल की योजना बनाई थी। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को परेशान करने के लिए पोर्टल खेल रही है और ये पोर्टल ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में मतदान के बाद आप देखेंगे कितने नुकसानदायी साबित हुए हैं। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मैं जम्मू साहब आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि इस समय कांटे की टक्कर है। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी के साथ उनका समझौता है। समझौते के साथ कुरुक्षेत्र की सीट पर आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के जो अध्यक्ष है डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 2 दिनों में कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता के समर्थन में कई जगह जनसभाएं करके आए हैं। उनका दावा है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को ठीक से मात देंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और इसी गुटबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। तो आप कह सकते हैं कि हमें मतदाताओं के फैसले का इंतजार है और 4 जून को पता चल जाएगा कि दोनों ही पार्टियों के दावों में कितनी सच्चाई है। तक्षक जी, मैं 3 सीटों के बारे में खास तौर पे आपसे जानना चाहता हूं। एक तो कुरुक्षेत्र में, उसमें अनैलो के जो अभय चौटाला वो भी हैं, तो कुरुक्षेत्र का सीन कैसा है, आप कैसा समझते हैं? देखिए जम्मू साहब, राजनीति में हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। अभय सिंह चौटाला साहब एलनाबाद से विधायक हैं, चौधरी देवीलाल के पौत्र हैं। उनको मालूम है कि जाट मतदाता बड़ी तादाद में इनेलो को मत देंगे, क्योंकि वो जो बड़े उम्मीदवार है कुरुक्षेत्र में, वो जिंदल साहब जो हैं, नवीन जिंदल, वो 2 बार वहां से सांसद रहे हैं कांग्रेस के और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके शामिल होते ही भाजपा ने उनको कुरुक्षेत्र से टिकट दे दिया। तो जाहिर है कि कुरुक्षेत्र में भाजपा के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था। ऐसी सूरत में जैसे ही नवीन जिंदल भाजपा में शामिल हुए, उनको कुरुक्षेत्र से मैदान में उतार दिया गया। दूसरी तरफ जो सुशील गुप्ता है, वो भी वैसे समुदाय से आते हैं, बढ़िया हैं। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो बढ़िया समुदाय से ही हैं।
मूल रूप से हरियाणा में भिवानी जिले के सिवानी क्षेत्र के रहने वाले हैं और दो वैश्य समुदाय के मजबूत उम्मीदवारों में अगर मुकाबला होता है तो इनेलो को ये उम्मीद है कि हम शायद बड़ियों के अलावा जो दूसरे जाट और किसान कम्युनिटी के वोट है वो हमको आएंगे और हम ये सीट जीत लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा इतिहास देखें तो अभय चौटाला साहब कुरुक्षेत्र से पहले भी चुनाव लड़े हैं, उनके भी चुनाव, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार उनके पास जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर कीलें गाड़ दी थी, पुलिस के वैन खड़े कर दिए थे, किसानों पर पानी की बौछारें हो रही थी, गोलियां चल रही थी। उस समय अभय चौटाला ने किसानों की जो मदद की वो किसानों को याद है और गुरुराम सिंह चढ़ूनी ने किसान यूनियन का समर्थन अभय सिंह चौटाला को दिया हुआ है। एकमात्र 90 विधानसभा सीटों में से अभय चौटाला ही ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसानों के समर्थन में न केवल इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने वहां बॉर्डर का अस्पताल भी खोले ताकि मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा सके। और इस्तीफा देने के बाद वो बाई इलेक्शन हुआ वहां और इलाहाबाद से अभय सिंह चौटाला ने दोबारा जीत दर्ज की और उनका ये भी कहना था कि अगर किसानों के समर्थन में फिर इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी तो वे हमेशा किसानों के साथ खड़े मिलेंगे। अब कुरुक्षेत्र जिले के किसान, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के किसान अभय सिंह चौटाला का ये एहसान किस तरह से उतारते हैं, उनको संसद में भेजते हैं या नहीं भेज पाते हैं, ये भी 4 जून को ही साफ हो पाएगा जम्मू। तो दूसरी बात जो मुख्यमंत्री जो है साबका मुख्यमंत्री अब हो गए, मुख्यमंत्री भी वहां से बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं करनाल से, तो मुख्यमंत्री वहां लोकसभा की सीट लड़ रहे हैं, वहां कैसी सिचुएशन है? देखिए, मैं आपको जम्मू साहब ये कहूंगा कि हमारे जो पुराने मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर साहब 9.5 साल उन्होंने सत्ता संभाली हरियाणा में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुड़गांव आए थे तो उन्होंने मनोहर खट्टर साहब की बहुत पीठ थपथपाई थी, उन्होंने बहुत काबिल मुख्यमंत्री करार दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस मोदी साहब के दौरे के अगले दिन उनसे कह दिया गया कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। और मैं समझता हूं कि पार्टी हाईकमान के पास इस तरह की रिपोर्ट पहुंची होंगी कि लोकसभा चुनाव में जो हरियाणा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसका भाजपा उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। ऐसी सूरत में पार्टी ने एक बैकवर्ड चेहरे को आगे किया, खट्टर साहब का इस्तीफा भी हुआ और एक तरह से खट्टर साहब ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनवा के, जो कि उनके प्रबल समर्थक हैं, उनको मुख्यमंत्री बनवा के उन्होंने अपनी स्थिति भी मजबूत रखी, क्योंकि वो उनसे ऐसा माना जाता है कि मनोहर लाल जी का अनुभव लंबा हो गया है और नायब सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री पद चलाने में और हरियाणा की कमान संभाले रखने के लिए खट्टर साहब के समर्थन की जरूरत है, उनके सुझावों की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। इसलिए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लगातार साथ दिखाई देते हैं और पिछड़े वर्ग का जो चेहरा है हरियाणा में, सैनी समुदाय की तादाद तो बहुत कम है। जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया जम्मू साहब तो 2 बड़े चेहरे और थे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में, एक राव इंद्रजीत सिंह जिनके पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो पिछले लंबे समय से केंद्र में मंत्री हैं, यादव समुदाय से आते हैं। अगर आप इतिहास देखेंगे तो भाजपा की 2 बार हरियाणा में सरकार बनाने में अहिरवाल क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। जितना योगदान अहिरवाल क्षेत्र से भाजपा को मिला, अगर वो ना मिला होता तो हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं बनती। लेकिन मुख्यमंत्री पद की जब बारी आई तो एक बहुत छोटी कम्युनिटी है, कुछ परसेंटेज उनके होंगे मतदाताओं की तादाद के हिसाब से हरियाणा में, लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर साहब के समर्थक थे इसलिए उनके सहयोग से नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी तरफ दक्षिण हरियाणा में गुर्जर समुदाय है, कृष्णपाल जी 10 साल से मिनिस्टर हैं, हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, विधायक दल के नेता भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चयन के समय उनको नजरअंदाज किया गया। तो 2 बड़ी जो कम्युनिटी पिछड़े वर्ग की यादव समुदाय और गुर्जर समुदाय, उनका भाजपा को कितना सहयोग मिलेगा इस चुनाव में, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो गुरुग्राम की जो सीट है जहां जिसको हम गढ़गांव कहते हैं, वहां से राज बब्बर है, तो राज बब्बर का कैसा मुकाबला चल रहा है? वो अभिनेता भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, राज्यसभा मेंबर भी रहे, लोकसभा मेंबर भी रहे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। जम्मू साहब वो कई बार सांसद रहे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी एमपी का चुनाव जीता है, राज्यसभा के मेंबर रहे, कांग्रेस के टिकट पर भी उत्तर प्रदेश से वो सांसद रहे हैं। और जो गुड़गांव है वो यादव बहुल इलाका है। राव इंद्रजीत सिंह का वहां लंबे समय से दबदबा है, उससे पहले उनके पिताजी का दबदबा था। कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के कैप्टन अजय सिंह यादव की जगह
राज बब्बर को गुड़गांव से उतारा है। राज बब्बर पंजाबी चेहरा है, भले ही वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन गुड़गांव शहर में पंजाबी समुदाय के मतदाताओं की तादाद कम नहीं है। दूसरी तरफ जो भाजपा से अगर जाट नाराज है तो राज बब्बर को उनका समर्थन मिलेगा। और गुड़गांव में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुस्लिम मतदाता हैं, मुझे लगता है कि वो भी राज बब्बर का समर्थन करेंगे। तो अगर वहां से किसी यादव समुदाय के उम्मीदवार को कांग्रेस उतारती तो राव इंद्रजीत की राह और आसान हो जाती। लेकिन अब चूंकि राज बब्बर एक फिल्मी चेहरा है, उनका बताने की जरूरत नहीं कि राज बब्बर कौन है, हर मतदाता को उनके बारे में पता है। उनकी जो एक इमेज है लोगों के बीच में, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वहाँ मुकाबला टफ है, बहुत कड़ा है। और इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव अपने पिता के लिए वोट मांग रही है, और राज बब्बर की बेटी जो अभिनेत्री है जूही बब्बर, वो भी गर्मी के इस मौसम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव का दौरा कर रही है और कह रही है कि मेरे पिताजी को भले ही लोग बाहरी कह रहे हो, लेकिन उन्होंने फिल्मी क्षेत्र में काम करके हर आदमी के, हर स्टेट के, राज्य के लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। और वो कहते हैं कि दिल्ली दूर नहीं है, गुड़गांव और दिल्ली एक ही है, मेरे पिता को अगर सांसद चुना गया तो वो इस इलाके की सेवा करेंगे। अब मतदाताओं पर जूही बब्बर और राज बब्बर की इन बातों का कितना असर होता है, ये भी जम्मू साहब हम 4 जून को ही जान पाएंगे। तक्षक जी, एक और सीट है जहां चटाड़ा परिवार से 3 लोग लड़ रहे हैं, वहां जयप्रकाश भी कांग्रेस की तरफ में चोण मैदान, वहां चटाड़ों का वकार दाव पे या जेपी का, किसका वकार आप दाव पे मानते हैं वहां पे? देखिए, वहां मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। जयप्रकाश वहां से 3 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, वो पहले उनकी वजारत में एग्रीकल्चर होते थे, और खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी सरकार में वो बिजली मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी, जब ब्रजेंद्र सिंह भाजपा छोड़ गए तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि अगर देवीलाल परिवार के किसी बड़ी चेहरे को हम मैदान में उतारते हैं तो शायद हिसार से उनकी जीत पक्की हो जाए। ऐसी सूरत में जो रणजीत सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा, और जैसे रणजीत सिंह मैदान में आए तो जो कुलदीप बिश्नोई हैं, जो वहां से टिकट के दावेदार थे, उनको ये बात शायद नागवार गुजरी। कई दिनों तक वो पार्टी के साथ नहीं चले। बाद में हाईकमान ने उनको, शायद हो सकता है कोई बात हुई हो, कुछ कहा हो, समझाया हो, या आगे के लिए कोई आश्वासन दिया हो, तो कुलदीप बिश्नोई मैदान में आए और रणजीत सिंह चौटाला की मदद भी करने लगे हैं। लेकिन वो कितने दिल से मदद कर रहे हैं ये शायद मतदाता अच्छे से जानते होंगे। बड़ी बात यह है कि हिसार लोकसभा सीट पर इस समय जो मुकाबला है उनमें 3 सदस्य देवीलाल परिवार के हैं, और अगर देखा जाए तो मूल रूप से जयप्रकाश भी चौधरी देवीलाल की पार्टी में होते थे। उन्होंने उनको टिकट दिया था, उन्होंने उसको केंद्र में मंत्री बनवाया था चंद्रशेखर सरकार में। ये अलग बात है कि बाद में वो इनेलो से बाहर चले गए और खुद की अपनी हरियाणा गण परिषद एक पार्टी बना ली, और उसके बाद फिर कांग्रेस में आए। वो कांग्रेस के विधायक भी रहे, उनका भाई भी रणधीर सिंह धीरा जो है वो विधायक रह चुका है कांग्रेस का। वहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अब दुष्यंत चौटाला की जो मां है, विधायक है नैना चौटाला जी, और दूसरे जो रवि चौटाला जी है, प्रताप चौटाला जी के बेटे, तो रवि चौटाला की वाइफ है सुनैना चौटाला, देवीलाल की पौत्र वधू है। तो नैना चौटाला और सुनैना चौटाला जितने भी वोट खींचेंगी जाट समुदाय के या अपने पार्टी के समर्थकों के, मैं समझता हूँ कि उसमें शायद नुकसान तो रणजीत सिंह चौटाला का ही है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 सदस्यों का मैदान में उतरने से थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जीत के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो जीत की जिम्मेदारी रणजीत चौटाला के अलावा नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ जो पूर्व मंत्री हैं, वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई, इन सबकी जिम्मेदारी है रणजीत सिंह को चुनाव मैदान में विजयी बनाने की। हालांकि रणजीत सिंह चौटाला का दावा है कि वो जीतेंगे। दावा जयप्रकाश का भी है कि वो पहले भी 3 बार सांसद रहे, इस क्षेत्र के लिए नए नहीं है। वही बात है फिर जम्मू साहब। तक्षक जी, आपकी बातों से लगता है कि वहाँ जो चटाड़ा परिवार के 2 औरतें हैं, नैना और सुनैना चटाड़ा, उनकी बात नहीं बनती लगती? नहीं, देखिए, लड़ाई में मुख्य मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन आप जम्मू साहब ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, लेकिन बहुत सारी सीटों पे उन्होंने उधार के उम्मीदवार खड़े किए हैं।
यानी कि सुबह आपने पार्टी ज्वाइन की, शाम को उनको टिकट मिल गई, चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे वो रणजीत सिंह चौटाला हो, चाहे वो नवीन जिंदल हो, और चाहे तो और भी एक आध सीट ऐसी है जिनको टिकट दी गई है, फटाफट आइए और टिकट लीजिए। तो ये क्या दर्शाता है? वो यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने खुद के उम्मीदवार नहीं है। डॉक्टर अरविंद शर्मा है, वो भी 5 साल पहले भाजपा में आए और रोहतक से हमको तुरंत टिकट दे दी गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 18 तारीख को अंबाला में रैली है। अंबाला में बंधु कटारिया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी है, उनको टिकट दिया गया था। भाजपा को उम्मीद थी कि रतनलाल कटारिया की मौत के बाद उसकी सहानुभूति का लाभ बंधु कटारिया को मिलेगा और प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अपनी पहली हरियाणा में जो रैली कर रहे हैं उसके लिए अंबाला उन्होंने चुना है। तो कल वो आएंगे। इससे पहले जम्मू साहब अमित शाह साहब जो है, जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी भी रैलियों का प्रोग्राम बना था 16 और 17 को। और सुभाष बराला जो राज्यसभा के मेंबर है, पार्टी के पूर्व प्रधान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े जोर शोर से कहा था कि अमित शाह साहब 16 और 17 को हरियाणा में रैलियां करेंगे। वो रैलियां कैंसिल हो गई हैं। रैलियां कैंसिल होने का क्या कारण रहा? क्या उनमें भीड़ जुटने की संभावनाएं कम थी या कोई और कारण है? ये तो स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन अब प्रधानमंत्री की कल अंबाला में रैली है और रैली के लिए बहुत सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, बड़ा पंडाल लगाया गया है जिसमें 80 मजदूर पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं। उस रैली में कितनी भीड़ जुटती है, इससे भी एक पैमाना तय होगा कि भाजपा की स्थिति अंबाला में क्या है। तक्षक जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप, ये जो मोदी की गारंटियां और कांग्रेस का मैनिफेस्टो, गारंटियां भारी पड़ेंगी या कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारी पड़ेगा इस इलेक्शन में? देखिए, मैं तो जम्मू साहब ये कहूंगा कि भाजपा के प्रति 2014 और 2019 में जो मतदाताओं में उत्साह था, वो उत्साह इसलिए बरकरार नहीं दिखता है कि पिछले 4 चरणों में जो वोटिंग हुई है वो बम्पर वोटिंग नहीं है और मतदान प्रतिशत जब घटा तो उसने भाजपा की चिंता बढ़ाई है। ऐसी सूरत में हरियाणा में मतदान का प्रतिशत क्या रहता है? क्या मोदी साहब कुछ उस रैली पर निर्भर करेगा? मोदी साहब की गारंटियां पिछले 10 साल से जो लोग देख रहे हैं, उनसे किसानों में भी नाराजगी है कि उनको एमएसपी नहीं दी गई, उनको तंग किया गया। बेरोजगारों में गुस्सा है कि उनको नौकरियां नहीं मिली। और एक बड़ी बात यह है कि जो खट्टर साहब का जो इलाका है करनाल, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां 21 मई को यानी कि मतदान से 4 दिन पहले हरियाणा भर के सरपंच एक रैली कर रहे हैं और वो बताना चाहते हैं कि कैसे पंचायतों की राशि को, विकास के लिए जो राशि मिली थी उसमें किस तरह से अंकुश लगाया गया, किस तरह की टेंडरिंग प्रणाली शुरू की गई, किस तरह गांव के विकास हुए और सरपंच इस मुद्दे पर आगे क्या फैसला लेंगे। ये 21 तारीख को होगा और अगर पूरे हरियाणा भर के सरपंच 21 मई को करनाल में इकट्ठे होते हैं तो ये खट्टर साहब के लिए और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं चुनाव लड़ रहे करनाल से, उन दोनों के लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता है।